नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश नायडू के गढ़ में वक्फ बिल के विरोध से बढ़ी बीजेपी की मुश्किलों की। बीजेपी से अलग राह पर निकले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। देखेंगे कैसे कुणाल कामरा मामले में खुद ही घिरी फडणवीस सरकार। क्यों खरगे ने मोदी सरकार पर लगाया बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाने का आरोप। जानेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बढ़ते विरोध को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी ने विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। कहा संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा को रोक रही सरकार। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी की सौगात पैसे का दुरुपयोग। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की ली गई जान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला। कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो। ओडिशा में विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठे निलंबित कांग्रेस विधायक महिला अत्याचार के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक समिति बनाने की कर रहे हैं मांग। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो मुस्लिम समुदाय अब खुलकर सरकार के बिल के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। मुसलमानों के विरोध के चलते एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी इस बिल के समर्थन में आ गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। वक्फ संशोधन बिल को सरकार बजट सत्र में ही लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू और टीडीपी ने अभी तक बिल के समर्थन के संकेत नहीं दिए हैं। दोनों दलों की तरफ से इसे लेकर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पहले दिल्ली में, फिर पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ और अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसका दबाव भी आंध्र प्रदेश की सरकार पर दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन से पहले ही आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने इमामों और मौजानों के वेतन में भी इजाफे का ऐलान किया। नायडू ने अभी तक वक्फ बिल के समर्थन की बात नहीं कही है और न ही बिहार के सीएम नीतीश ने ही इस बिल का समर्थन अभी तक किया है। इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिद्दी है, सरकार में संवेदना नाम की चीज नहीं है। खास तौर पर जब मुसलमानों का मामला आता है तो ये सरकार पूरी ताकत लगा देती है। सरकार कह रही है कि वो वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में ला रही है, लेकिन मुसलमानों को विश्वास में लिए बिना कैसे इस बिल को पास किया जा सकता है। फिलहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। वक्फ संशोधन बिल पर देश भर में राजनीति अपने चरम पर है। मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर जमकर विरोध जताया है और सड़कों पर उतरे हैं। वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है और अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासी पाराहाई है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। एक निजी समाचार चैनल पर एक टॉक शो में जब चिराग पासवान से सवाल किया गया कि संभल में सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई। लोगों का कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस थोड़ी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? तो चिराग पासवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। चिराग से सवाल किया गया कि चिराग, जिसको आप फालतू बातें बता रही हैं, वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तो यही जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा हूँ। मैंने जब इफ्तार दिया तो मैं तिलक लगा के गया हूँ। अब इसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए तो ये व्यक्ति आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन ये सारी व्यक्ति आस्था का विषय है, जिसे सार्वजनिक रूप से या फिर धार्मिक आधार पर सामान्यीकृत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अब चिराग के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि कहीं बिहार में एनडीए में खटपट तो नहीं है, जिसकी वजह से चिराग का ये बयान आया है। क्योंकि मोदी सरकार के एक और मंत्री जयंत चौधरी भी संभल मेरठ में नमाज के मसले पर इशारों में बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। चिराग के बयान को बीजेपी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, तो झटका महाराष्ट्र में भी लगा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बीते दिन कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने कामरा को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी।
लेकिन अब कोर्ट के आदेश को किनारे रखकर महाराष्ट्र सरकार कामरा की गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है। नए मामले दर्ज किए गए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ 3 और मामले दर्ज किए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक मामला जलगांव के मेयर और 2 अन्य शिकायतें नासिक के 2 व्यावसायिकों ने दर्ज कराई हैं। कुणाल कामरा को खार पुलिस 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी। कामरा ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश को बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। कामरा ने हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने सिर्फ पैरोडी की थी, किसी को अपमानित नहीं किया। महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर उनके बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ है। बता दें कि ऐसे ही मामले में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। उन पर पुलिस ने एक कविता को लेकर मामला दर्ज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद महाराष्ट्र सरकार कोई सीख लेने को तैयार होती नहीं दिख रही है। कुणाल कामरा मामले में अब महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो आरोप मोदी सरकार पर भी लग रहे हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2018 से 2024 के बीच मिनिमम बैलेंस न रखने पर केंद्र की तरफ से 43,500 करोड़ रुपए वसूले गए। एक्स पर पोस्ट कर खड़गे ने बढ़ते बैंक शुल्कों और महंगाई की कड़ी निंदा की, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बैंकों को जनता से वसूली करने वाला कलेक्शन एजेंट बना दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बैंकिंग सेवाएं महंगी हो गई हैं। 2018 से 2024 के बीच बचत खातों और जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से बैंकों ने ग्राहकों से कम 43,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके साथ ही एटीएम से पैसे निकालने के शुल्क में भी बढ़ोतरी होने की बात कही। खड़गे ने नागरिकों से वसूले जाने वाले अन्य बैंक शुल्कों की लिस्ट भी साझा की, जिसमें निष्क्रियता शुल्क 100 से 200 रुपए सालाना, बैंक स्टेटमेंट शुल्क 50 से 100 रुपए, एसएमएस अलर्ट शुल्क 20 से 25 रुपए प्रति तिमाही, ऋण प्रसंस्करण शुल्क 1 से 3%, ऋण पूर्व समापन शुल्क, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट शुल्क और केवाईसी अपडेट जैसे हस्ताक्षर परिवर्तन पर शुल्क शामिल है। उन्होंने इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दिया। खड़गे ने यह भी बताया कि पहले केंद्र सरकार इन शुल्कों से इकट्ठी राशि का डेटा संसद में पेश करती थी, लेकिन अब यही चीज बंद कर दी गई है। सरकार का कहना है कि आरबीआई ऐसे डेटा नहीं रखता। खड़गे ने इसे भाजपा की जबरन वसूली की नीति करार देते हुए महंगाई और लूट का आरोप लगाया। खड़गे ने इस ट्वीट के जरिए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए जनता का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने का काम किया है। बैंकों की नीति को कांग्रेस अध्यक्ष ने गलत बताया है और साथ ही मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो वहीं बोधगया में भी 75 साल पुराने कानून को लेकर तीखा विरोध हो रहा है। बहुत संगठनों ने इस कानून को हटाने की मांग की है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये जारी रहेगा। भिक्षु विनयचार्य ने कहा कि किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हैं। 12 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और अनुयायी शामिल हो रहे हैं। 9 अप्रैल को देश भर में जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। उनकी मांग है कि महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 के बोधगया टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए। आंदोलन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि जब हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध और बौद्ध दर्शन की आलोचना की गई, जब महाभारत में ब्राह्मणों ने मगध को पापियों की भूमि कहा और बुद्ध के दर्शन मात्र को कठोर दंड को ही प्रायश्चित बताया है, तो फिर आज वही ब्राह्मण महाबोधि मंदिर के प्रशासन पर काबिज क्यों है? इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी बिहार पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारी बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। इसके बाद वो सीएम नीतीश कुमार से मिले। नीतीश कुमार ने आठवले को आंदोलनकारियों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी और अपर मुख्य सचिव को ये मुद्दा सौंप दिया है। बता दें कि महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर 1949 में बोधगया टेम्पल एक्ट बनाया गया था। इसमें एक 9 सदस्यीय बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC का गठन किया गया। हालांकि इन 9 सदस्यों में से केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि 5 सदस्य, जिनमें अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, वो हिंदू हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था बौद्धों को उनके सबसे पवित्र स्थल, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसके प्रबंधन का अधिकार देने से रोकती है। बोधगया में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विरोध दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का भी हो रहा है। उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला तो हो गया, फिलहाल उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। ये कदम उनके सरकारी आवास पर आग लगने और जली हुई नकदी बरामदगी के विवाद के बाद उठाया गया है। वहीं इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आ गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने किया। ये तबादला उस विवाद के बीच हुआ है जिसमें जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 14 मार्च को आग लगने के बाद भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, हमारी न्यायिक व्यवस्था में जब ऐसे सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जजों की एक कमेटी जांच करती है और उसके नतीजे सार्वजनिक किए जाते हैं। हमें कमेटी के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। शाह का ये बयान तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के तबादले का विरोध करते हुए इसे न्यायपालिका के लिए काला दिन करार दिया और उनकी शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों ने नकदी के ढेर बरामद किए। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एफआईआर की मांग की गई थी और कहा कि जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर हैं, जिससे मामला और गर्मा गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं, तो म्यांमार में भी भूकंप से भारी तबाही मच गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक 3 बार म्यांमार की धरती हिल चुकी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। इन हालात में तमाम देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो कैसे प्राकृतिक आपदा से म्यांमार में मची तबाही, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप से दहशत फैल गई है। घर, इमारतें, पुल, बांध सब तबाह हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले 28 मार्च की सुबह 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। चीन से लेकर भारत तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद 2 आफ्टर शॉक भी आए थे। म्यांमार और थाईलैंड के इतिहास में पिछले 200 साल में यह सबसे बड़ा भूकंप है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 2400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने इस आपदा से मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा होने की आशंका जताई है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक म्यांमार में आए इस भूकंप ने 334 परमाणु बम विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा की। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया समेत तमाम देशों ने म्यांमार के लिए राहत और बचाव कार्य में मदद भेजी है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार जनरल से बात की। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। बताया जा रहा है कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ प्रकृति का कहर भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में म्यांमार में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात भी म्यांमार के मांडले शहर के पास 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया और अब 29 मार्च को दोपहर 3:30 बजे फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई, जिसके बाद से कई इलाकों में डर का माहौल बन गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 100 ताकतवर भारतीयों की एक सूची छापी है, जिसमें नंबर 1 पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा है, तो दूसरे नंबर पर जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया गया है। लेकिन क्या
ताकतवर होने का आधार है। अखबार ने क्यों उन दोनों को ही टॉप पर रखा है इसका कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनको ताकतवर जब माना जाता तब माना जाता जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते प्रधानमंत्री जी। ताकतवर उनको तब माना जाता जब वो देश को भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी से निजात दिला देते। ताकतवर उनको तब माना जाता जब वो मणिपुर ही चले जाते। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।